हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज चल रही है, तो आज उसी सीरीज में हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। तो आओ इसको शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया, आज हम शुरू करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में बैरियर्स होते हैं रिगार्डिंग टैक्स बैरियर या टैरिफ बैरियर्स, उनको खत्म कर देते हैं और पूरा वर्ल्ड एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, तो उसी को बोलते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। So globalization provides new dimension for wider markets, the possibility of producing and marketing larger range of goods, increasing chances of attracting capital. Capital माने मनी, इन्वेस्टमेंट। जैसे हम शेयर कैपिटल वगैरह होता है ना, वही वाली कैपिटल के हम यहाँ पे बैठे बैठे यूएसए की फॉरेन मार्केट में भी, या ये यूएसए की जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूएसए वाले इंडिया में कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, अट्रैक्टिंग कैपिटल एंड द एक्सेस टू द हायर टेक्नोलॉजी। जैसे कि यूएसए की टेक्नोलॉजी, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की जो टेक्नोलॉजी, यूरोपियन कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी है, वो मच एडवांस है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो जब ग्लोबलाइजेशन होगा, मान लो कि यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आएगी, तो अपने साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी भी लेके आएगी, इनोवेशन भी लेके आएगी। तो उससे क्या हुआ कि इंडिया में नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो गया, नई टेक्नोलॉजी वहाँ से इंडिया में मूव करेगी। ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, यानी कोई एक सिंगल, ये नहीं बोल सकते कि सिंगल वे में सिर्फ इसी की वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है या यही सिर्फ एक इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, जिसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशन यानी कल्चरल इम्पैक्ट भी है। तो आओ पढ़ते हैं कि कोजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, कि किस चीज़ ने हेल्प करी है ग्लोबलाइजेशन होने में। तो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ आइडियाज, यानी विचार जा रहे मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर पार्ट। और इसमें मेन सबसे ज़्यादा रोल किसने प्ले किया है, सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने। कैपिटल का मूवमेंट होना, जैसे हमने बताया कि भैया हम यहाँ पे बैठे बैठे यूएसए की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूएसए में बैठे बैठे इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं कैपिटल मूवमेंट। और ये एफपीआई से भी हो सकता है, एफडीआई से भी हो सकता है, तो उसको ज़्यादा डिटेल में जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस याद रखना कि आइडियाज़ का मूवमेंट, कैपिटल का मूवमेंट बिटवीन द टू और मोर प्लेसेस, कमोडिटीज बीइंग ट्रेडेड। कमोडिटी माने कोई प्रोडक्ट, अमेजन से बैठे बैठे हम कहीं से भी कुछ भी चीज़ें मंगा देते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि आइडियाज़ का मूवमेंट, कैपिटल का मूवमेंट, कमोडिटीज़ का मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर एंड पीपल मूविंग। जो लोग भी तो मूव करते हैं, लोग भी तो माइग्रेट करते हैं कि हम यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं फॉर द बेटर लाइफ, के वहाँ पे हम जाएंगे तो हमें बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी लाइफ मिलेगी, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। तो ग्लोबलाइजेशन में मेन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द आइडियाज, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मूवमेंट ऑफ कमोडिटी एंड द मूवमेंट ऑफ पीपल। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इट लीड टू अ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, यानी पूरा वर्ल्ड एक तरह कनेक्ट हो गया है, एक ही फैमिली की तरह, एक ही कंट्री की तरह बिहेव कर रहा है। इट लीड्स टू अ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस दैट इज क्रिएटेड एंड सस्टेन एज एन आउटकम ऑफ द कांस्टेंट फ्लो, यानी लगातार फ्लोज चलते रहते हैं। अब कोजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट कोज बाय एनी सिंगल फैक्टर, यानी किसी एक सिंगल फैक्टर की वजह से नहीं हुआ है, बट टेक्नोलॉजी ने उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है। बट टेक्नोलॉजी रिमेन्स एन इनडिस्पेंसिबल एलिमेंट, यानी जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों क्यों आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि अगर हम यहीं से बैठे बैठे कुछ भी चेक कर सकते हैं कि यूएसए में क्या चल रहा है, यूएसए में बैठेंगे ट्वीट करेंगे, उसका इंपैक्ट इंडिया में ही पड़ जाएगा, इंडिया से ट्वीट करेंगे उसका इंपैक्ट यूरोपियन कंटिनेंट में ही पड़ सकता है। तो क्या इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसमें, ग्लोबलाइजेशन में, वैश्वीकरण में। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, यानी जब से प्रिंटिंग आ गई है। माइक्रोचिप्स, जो ये हमारे फ़ोन कंप्यूटर्स में लगते हैं। टेलीफोन एंड internet has revolutionized the communication between different parts of the world. When printing initially came into being, it laid the basis for the creation of nationalism, यानी जो नेशनल आइडेंटिटी या नेशनलिज्म का जो आइडिया फ्लरिश हुआ है लार्ज स्केल पे, वो कब हुआ है, जब प्रिंटिंग आ गई, जब लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक वो आइडियाज पहुंचने लगे। ठीक है। With the help of the technological invention, the ability of ideas, capital, commodity, and people to move more easily from one part of the world to the another part of the world. जैसे कि जब एरोप्लेन की इन्वेंशन हो गई, पहले तो शिप से लोग जाते थे ना, बाद में जब एरोप्लेन आ गए, एरोप्लेन को हम ऑपरेट करना सीख गए, तो लोगों की मूवमेंट ईजी हो गई, क्योंकि शिप में मूव करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि जब अलग अलग सीजन्स आते हैं, रेनी सीजन आएगा तो समुद्र में भी साइक्लोन्स वगैरह मेड होते हैं, तब उस टाइम पे शिप्स को ऑपरेट करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो यह कह रहे हैं कि जैसे 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 टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, तो वैसे वैसे इन सब चीज़ों का मूवमेंट भी आसान हो गया। किन किन चीज़ों का मूवमेंट, आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटी एंड द पीपल। ग्लोबलाइजेशन हैज इमर्ज बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव कम्युनिकेशन, यानी घूम फिर के वही बात आ रही कि जैसे जैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई, वैसे वैसे ग्लोबलाइजेशन भी इंप्रूव हो गया। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
तो पॉलिटिकल डायमेंशन क्या था, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन द डिक्लाइन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। इसके एक कॉन्सेप्ट है कि समटाइम्स इट हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेट कैपेसिटी एंड समटाइम्स इट रिड्यूसेस द स्टेट्स कैपेसिटी। ठीक है, तो रिड्यूस कैसे करते हैं पहले वो समझ लेते हैं, फिर कैसे इंक्रीज करते हैं वो समझ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन डिक्लाइन ऑफ स्टेट कैपेसिटी एज द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू परफॉर्म टास्क गेट रिड्यूस। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब से एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, जब से ग्लोबलाइजेशन हो, तब से क्या होगा, सिर्फ स्टेट का काम क्या है, स्टेट का काम है रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना। बाकी सारा काम कौन करेगा, मार्केट करेगी। कोई पुअर है, गरीब है, वेलफेयर वेलफेयर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी होती है टू इम्पैक्ट द सोसाइटी वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। द ओल्ड वेलफेयर स्टेट, यानी कि जो बेचारे पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी हेल्प करनी है, पहले वो हुआ करता था। ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग वे टू द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ मिनिमम इंटरफेरेंस, यानी सरकार का काम ज़्यादा वेलफेयर वेलफेयर करना नहीं है, बस मिनिमम कंडीशन प्रोवाइड कराने जहाँ पे हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके बस। बाकी फिर सारा मार्केट ओरिएंटेड होगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से उसको चीज़ें मिल जाएंगी। अगर कोई गरीब है, ऐसा सच ही बोलते हैं, कोई गरीब है तो वो अपनी गलती से गरीब है क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी, पढ़ा नहीं, अदरवाइज उसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। एंड इन विच स्टेट परफॉर्म सर्टेन कोर फंक्शन, क्या है कोर फंक्शन, सच एज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, बाकी और कुछ वेलफेयर वेलफेयर नहीं करना है। मार्केट बिकम्स अ प्राइम डिटर्मिनेंट, यानी मार्केट इन द सेंस कि जिस चीज़ की डिमांड है, भले ही वो जॉब हो या कोई प्रोडक्ट हो, तो मार्केट डिसाइड करेगी। द मार्केट बिकम अ प्राइम डिटर्मिनेंट टू सेटल डाउन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज इन द प्लेस ऑफ वेलफेयर, यानी वेलफेयर नहीं है, अगर आपके अंदर कैपेसिटी कैपेबिलिटी है तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अदरवाइज नो ऑप्शन। इन अ पॉजिटिव मैनर, अब हमने पढ़ा कि नेगेटिवली कैसे इंपैक्ट करता है, समटाइम पॉजिटिवली भी इंपैक्ट करता है। कैसे, स्टेट की जो कैपेसिटी है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में, गैदर करने में, वो इंप्रूव हो गई है, तो उससे क्या है कि वो बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। स्टेट कैपेसिटी हैज ऑल्सो रिसीव्ड अ बूस्ट एज अ consequences ऑफ ग्लोबलाइजेशन with enhanced technology available at the disposal of the state to collect information about its citizen। जब उसके पास अपने सिटीजन्स के रिगार्डिंग ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी उस हिसाब से करेंगे। अगला क्या, इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन या इकोनॉमिक इम्पैक्ट बोल सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल डायमेंशन थी ना, तो इसको हम डायमेंशन भी बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो, यानी ज़्यादा कैपिटल फ्लो होता है, जिससे क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, फैक्ट्री लगेंगी, लोगों को जॉब्स मिलेगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाएगी। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो अमंग वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। It has enhanced trade in commodities among different countries of the world. Economic globalization draw attention to the role of international institutions। कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किए थे, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे डब्ल्यूटीओ भी आ गया है। आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ इन डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द वर्ल्ड या अक्रॉस द वर्ल्ड। It has also led to the flow of ideas across the national boundaries like spread of internet and computer related services। अगला क्या, कल्चरल मैनिफेस्टेशन या कल्चरल डायमेंशन। ठीक है, तो कल्चरल मैनिफेस्टेशन रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन व्हाट वी ईट, व्हाट वी वियर, व्हाट वी ड्रिंक एंड व्हाट वी थिंक। तो कल्चरल मैनिफेस्टेशन है, कल्चरल डायमेंशन को हम कैसे मेजर करेंगे कि हम कैसा खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, कैसे त्योहार मनाते हैं, तो वो सब क्या हो जाते हैं हमारे कल्चरल मैनिफेस्टेशन। द कल्चरल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ टू कंसेप्ट, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट याद रखने, कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन क्या होता है कि जब हम अपने इंडिजिनस कल्चर को बोल के वेस्टर्न कल्चर को अडोप्ट करते हैं तो उसी को बोलते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन। और कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन क्या होता है कि जब हम उनके कल्चर को भी अडोप्ट कर रहे हैं और अपने कल्चर को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो मल्टीपल कल्चर एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। कल्चरल होमोजेनाइजेशन, इट रेफर्स टू द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर, कि हर कोई एक जैसे कल्चर बिहेव कर रहा है, एक जैसी ड्रेस पहन रहा है, कि जीन्स शर्ट ही पहनने लगे, जींस टॉप ही पहनने लगे, और डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस इनटू वन कॉमन कल्चर, यानी एक ही कॉमन कल्चर हो गए। हेट्रोजेनाइजेशन में क्या होता है कि मल्टीपल कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। द प्रोसेस दैट led to each culture becoming more different and distinctive in nature known as cultural heterogenization। अब हम पढ़ेंगे इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन के, इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट पड़े। तो ग्लोबलाइजेशन हैज अकर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट डिफरेंट टाइम ऑफ हिस्ट्री, यानी हर जगह अलग अलग टाइम पे हुए। ड्यूरिंग द colonial period as a consequence of British imperial ambitions, India became an exporter of the primary good and raw material एंड द कंज्यूमर ऑफ द फिनिश गुड, के इंडिया से कच्चा माल बाहर जाता था, ब्रिटेन जाता था, ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में, और वहीं से फाइनल प्रोडक्ट बन के आगे फिर इंडिया में ही वो बेचा जाता था। तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता था, इंडियंस का ही होता था, कि भैया कच्चा माल गया सस्ते दामों में और जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आया वो महंगे दामों में। जाते हुए कोई टैरिफ नहीं लगा, आते हुए फुल टैरिफ टैरिफ लगा है, तो इससे और कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस विद द ब्रिटिश, वी डिसाइडेड टू मेक थिंग्स आवर सेल्फ
रेदर देन रिलाइंग ऑन द अदर, कि हम भैया सब कुछ ही खुद करेंगे, हम रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसी पे करेंगे। दिस प्रोटेक्शनिज्म, इसको जो रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसी होती है यूएसएसआर भी फॉलो करता था, उसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म, कि ना तो हम बाहर कुछ भेजेंगे ना बाहर से कुछ मंगाएंगे। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं और कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं। दिस प्रोटेक्शनिज्म जनरेटेड इट्स ओन प्रॉब्लम। ओन प्रॉब्लम क्या जनरेट हुई कि भैया आप जब बाहर से कुछ भेजेंगे नहीं, बाहर से कुछ मंगाएंगे नहीं, बाहर कुछ एक्सपोर्ट नहीं करें, तो उससे क्या होगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएंगे। और हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें एनर्जी सप्लाईज को मंगाना है, पेट्रोल मंगाना है, और पेट्रोल दूसरी कंट्री से आएगा हमारे पास, तो हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं है ना। और जब बाहर वाली कंट्री से पेट्रोल मंगवाना है तो उसकी पेमेंट किस में करेंगे? डॉलर में। तो यही इसकी प्रॉब्लम्स है कि प्रोटेक्शनिज्म की। While some advances were made in certain areas, critical sectors such as health, housing, and primary education did not receive attention they deserve. India and the resistance to globalization. इंडिया में क्यों लोग रेसिस्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन? क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनको लॉस होता है, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज इंडियन सोशल फोरम्स हैव एक्सप्रेस्ड ऑब्जेक्शन टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। क्यों? क्योंकि भैया उन्हें नुकसान हो रहा है, बाहर वाली कंट्रीज के पास तो बहुत पैसा है, वो लगा सकते हैं। रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो कम फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट कौन होते हैं? जो कल्चर के बारे में ज्यादा बात करेंगे, वो कह रहे हैं कि भैया ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हमारा कल्चर बेकार होता जा रहा है, हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। टेकिंग द शेप ऑफ ऑब्जेक्टिंग स्पेसिफिकली वेरियस कल्चरल इम्पैक्ट एंड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द गेट ड्रेस, कैसे कपड़े पहनते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन छोटा सा चैप्टर था, 4 नंबर का चैप्टर है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। जल्दी ही हम इनके क्वेश्चन आंसर भी अपलोड करेंगे। जब आप एक बार इसको रीड कर लोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, तो क्वेश्चन आंसर रीड करना, याद करना ईजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।